सबसे पहले देश की राजधानी यानी कि दिल्ली की बात होगी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान को लेकर के राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने कहा, शकील अहमद ने ही राहुल गांधी की असलियत सामने ला दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से किसी भी नेता को बॉस जैसी फीलिंग आती ही नहीं है और जो नेता उनकी लाइन से अलग सोचता है उसे साइड लाइन कर दिया जाता है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की मानसिकता आज भी इमरजेंसी दौर जैसी ही है। पार्टी में रहे वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पोल खोल दी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी किस प्रकार से सबसे इनसिक्योर, इमैच्योर नेता है और किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस की दुर्गति कर दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी इतने इनसिक्योर है कि जिस नेता से उन्हें बॉस वाली फीलिंग नहीं आती, उस नेता को वो किनारे लगा देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एसआईआर को बहाना बनाते हैं, परंतु बिहार में जो चुनाव हारे वो एसआईआर या वोट चोरी की वजह से नहीं था, वो टिकट चोरी और अंदरूनी कमजोरी की वजह से था। फिर भी राहुल गांधी अपनी हार का ठीकरा किसी और के सर फोड़ने के लिए एसआईआर को बहाना बनाते हैं। राहुल गांधी एक डरपोक नेता भी है और इनसिक्योर भी है, इमैच्योर भी है और इसी वजह से सोनिया गांधी जी के करीब रहे सारे बड़े वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने किनारे लगा दिया। शकील अहमद जी तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की ऐसी दुर्गति कर रहे हैं राहुल गांधी कि वो तीसरे चौथे नंबर की भी पार्टी नहीं बचेगी। ये है असलियत। पर हम देखते हैं कि राहुल गांधी पूरे देश में क्या प्रचार करते हैं कि वो सबसे सहिष्णु, डेमोक्रेटिक है, पर असलियत कुछ और है। दिग्विजय सिंह हो, कुमारी शैलजा हो या शकील अहमद हो, तारिक अनवर हो, सबने बोला कि हम अंदरूनी कमजोरी, इंटरनल कमजोरी से हारे, पर ये वोट चोरी करते हैं। आज राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है और राहुल गांधी की असलियत सामने आई है। ये सबसे डिक्टेटोरियल है। इनके अंदर वही इमरजेंसी मानसिकता है जो इंदिरा गांधी में थी और किस प्रकार से वो पार्टी को अपनी बपौती समझते हैं, फैमिली की प्रॉपर्टी समझते हैं। इसीलिए कोई पार्टी या देश की हित बात करता है और उनकी हित की बात नहीं करता तो उनको किस प्रकार से। और चलिए बात करौली की। महावीर जी में जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने शनिवार को पंचायत समिति भवन का विधिवत शिलान्यास किया। करीब 2,12,80,000 रुपए की लागत से बनने वाले यह आधुनिक भवन क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों के लिए प्रशासनिक सेवाओं का अहम केंद्र बनेगा। मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ में शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंतिम पंक्ति पर खड़ी व्यक्ति और विकास और न्याय को पहुंचाना है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने कहा ये भवन ग्रामीण अंचलों में सुशासन को मजबूत करेगा और आमजन को तुरंत सेवाएं भी मिलेंगी। कार्यक्रम में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव, बीजेपी जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन, पंचायत समिति प्रधान राजेश कुमारी, सीईओ शिव वरण मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें करौली की, जहां पर जवाहर सिंह बेठम पहुंचते हैं। जैसे ही यहां पर आते हैं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। पंचायत समिति भवन का शिलान्यास पूरे विधि विधान के साथ में किया जाता है। पूजा अर्चना के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया जाता है और 2,12,00,000 की लागत से यह आधुनिक भवन तैयार किया जाएगा। इसका निर्माण होना है और श्री महावीर जी में इसका शिलान्यास हुआ है। और ये काफिला उस वक्त का जब जवाहर सिंह बेठम यहां पर आते हैं और सबसे यहां पर मुलाकात करते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं। और चलिए बात प्रतापगढ़ की। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में विकसित भारत के संकल्प को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में चित्तौड़गढ़ सांसद यानी कि सीपी जोशी और राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने केंद्र सरकार के वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 की जानकारी दी। सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्हें राम नाम से आपत्ति है उन्हें ग्रामीण विकास से भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जिससे आय में वृद्धि और आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। ये योजना गांवों में स्थानीय संसाधनों के विकास के साथ ही पलायन पर रोक भी लगाएगी। तो वही राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार इस अधिनियम को पूरी मजबूती से लागू भी करेगी।
प्रेस वार्ता में बीजेपी जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कुछ लोग देश पे भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इस योजना के साथ खड़ी है, क्योंकि 100 दिन की जगह 125 दिन की गारंटी मिलेगी, समय पर रोजगार मिलेगा, समय पर पारिश्रमिक मिलेगा और इस योजना की प्रॉपर निगरानी भी होगी और अच्छी तकनीक के माध्यम से पारदर्शी काम होगा। देश में स्थायी परिसंपत्तियां बनेगी, विकसित भारत के साथ विकसित ग्राम पंचायत और विकसित ग्राम भी बनेगा। इसका मूल मंत्र यह है। तो देश की जनता इस योजना के साथ खड़ी है, क्योंकि उनका रोजगार भी बढ़ रहा है और 60 दिन के लिए किसान के लिए, श्रमिक के लिए योजना बंद भी रहेगी, ताकि वो अपने गांव में अपने खेत पर काम कर सके। देश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है, लेकिन जो लोग इसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश की जनता उनको सबक सिखाने में। तो आपने सांसद सीपी जोशी को सुना और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर की बात करेंगे। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है। अभियान के तहत 6 प्रदेशों में जिला अध्यक्षों के चयन के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए। एआईसीसी ने बिहार, यूपी, गोवा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय के लिए ऑब्जर्वर बना दिए हैं। राजस्थान के कई नेताओं को इन राज्यों में जिला अध्यक्ष चयन की जिम्मेदारी दी है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि सारिका सिंह, जसवंत गुर्जर समेत कई नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई है और ये पूरी लिस्ट आप नामों की देख सकते हैं कि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अभी जारी है। प्रेस रिलीज आप देख सकते हैं। ये तमाम 6 राज्य जहां पर तमाम नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई है। तमाम वो बड़े चेहरे, उनके नामों की सूची भी आप देख सकते हैं। मुख्य चेहरे, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है। ये प्रेस रिलीज आप देख लीजिए। बिहार, यूपी, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इन तमाम राज्यों में जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनके नाम भी आप देख सकते हैं। तमाम ये ऑब्जर्वर के चेहरे। और अब बात कपासन की। सर्दियों की दस्तक के साथ ही कपासन और आसपास के जलाशय में सुदूर देशों से आए प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। यूरोप और मध्य एशिया में भारी बर्फबारी के चलते जब भोजन की कमी हो जाती है, तब ये पंखों वाले मेहमान भारत के मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। अनुकूल जलवायु और सुरक्षित जलाशयों के कारण ये पक्षी करीब 3 महीने तक यहाँ पर प्रवास करते हैं। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख लीजिए। इन दिनों कपासन में ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीप, गोडविट, रफ बार हेडेड गीज, ग्रे लेग गीज, टफ्टेड डक और कॉमन पोचार्ड जैसी दुर्लभ प्रजातियां यहां पर देखने को मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य। पक्षी प्रेमियों का कहना है कि प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अवैध शिकार और मत्स्याखेट पर रोक लगाने की मांग भी की है। यदि संरक्षण सुनिश्चित हुआ तो कपासन भविष्य में प्रमुख बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन भी बन सकता है। 12 वर्षों से चित्तौड़गढ़ की पक्षी प्रजाति एवं इनके संरक्षण के लिए कार्य कर रहा हूं। अभी मैं खड़ा हूं कपासन के राज राजेश्वर सरोवर पर। काफ़ी वर्षों बाद यहां पर पानी की अच्छी आवक हुई है और साथ ही पानी की अच्छी आवक के साथ यहां प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। प्रवासी पक्षियों में मुख्य रूप से अभी ग्रेट क्रेस्टेड गिर्फ का एक पेयर, करीब 400 की संख्या में यहाँ पर ग्रे लेग गीज, बार हेडेड गीज, टफ्टेड डक, यूरेशियन कॉमन कूट, कॉमन पोचार्ड और रेड क्रेस्टेड पोचार्ड और साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पक्षी देखने। और अब बात बालोतरा के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के जिला कलेक्टर कार्यालय मैदान में मुख्य समारोह की अंतिम रिहर्सल शनिवार को संपन्न हुई। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी अशोक कुमार ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सभी तैयारियों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व समय पर पूरे करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और गणमान्य अतिथियों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रिहर्सल के दौरान ध्वजारोहण, परेड और मार्च पास्ट का अभ्यास भी किया गया और पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति भी यहां पर दी गई। परेड में आरएसी, राजस्थान पुलिस, एनसीसी और स्काउट दल ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ये तस्वीरें एक साथ कदम ताल करती हुई और 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से है। अनुशासन को ये दर्शाती तस्वीरें। और चलिए बात टोंक के उनियारा के आमजन की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पलाई पुलिस चौकी के दरवाजे अब जनता के लिए खोल दिए हैं।
विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनियारा पुलिस उपाधीक्षक आकांक्षा चौधरी ने पलाई पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस पहल से वहां के लोगों को अब छोटी बड़ी समस्याओं के लिए 10 किलोमीटर दूर उनियारा थाने नहीं आना पड़ेगा। पलाई पुलिस चौकी उनियारा गुलाबपुरा नेशनल हाईवे 148D पर स्थित होने के कारण अपराधियों पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभाएगी। चौकी शुरू होने से इलाके में पुलिस की मौजूदगी मजबूत होगी और आमजनों को हर समय सुरक्षा का भरोसा भी मिलेगा। इस मौके पर उनियारा थानाधिकारी कप्तान सिंह, एएसआई रतनलाल मीणा, चौकी इंचार्ज रमेश चंद बैरवा सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। और चलिए बात जालौर के चितलवाना की। झाप पंचायत समिति का दर्जा हटाए जाने के विरोध में चल रहा जन आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। झाप सरकारी अस्पताल के पास 26वें दिन भी अनवरत धरना जारी रहा, जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग और पुरुष डटे रहे। धरने को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष यानी कि महेंद्र सिंह ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, यदि पंचायत समिति का दर्जा जल्द बहाल नहीं किया तो आने वाले हालात की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी। उन्होंने इसे जनता के साथ में धोखा और सौतेला व्यवहार तक करार दिया। आंदोलनकारी ने 26 जनवरी को विशाल महापड़ाव और 27 जनवरी को जिला कलेक्टर कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए 26 दिन से जाप समिति को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ काफ़ी लोग आक्रोश का यहाँ माहौल भी है और मांग कर रहे हैं कि पुनः जाप को पंचायत समिति का दर्जा दें। और हमने भी बात आगे तक संगठन तक पहुँचा दी है। इसकी जो भी आगे है कमेटी वो निर्णय लेगी। देखो यहाँ हमने मतलब 27 तारीख को यहाँ से कलेक्टर को घेराव करने के लिए जाएंगे। उसमें उनको लिखित में भी ज्ञापन तो हम 26 दिन तक देते रहे हैं एसडीएम साहब को, और कलेक्टर साहब को भी एक बार ज्ञापन देंगे और आगे संगठन में भी बात करेंगे और बात आगे पहुंचाई भी है। अब देखो राज्य सरकार का क्या निर्णय है उसके अनुसार अभी आगे कार्रवाई जो भी करेंगे। पर यहाँ झाप के अंदर ऐसा माहौल बन गया है 37 कौम याद। और चलिए बात बीकानेर के खाजूवाला की, जहां पर 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। सरसों की फसल में पानी लगाते समय करंट लगा। सूचना पर खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान रामलाल मेघवाल के रूप में हुई। कल सुबह व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। खाजूवाला के 7 PHM गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है, लेकिन बेहद दुखद खबर, 11,000 केवी की लाइन में चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मृतक की पहचान रामलाल मेघवाल के रूप में हुई है और ऐसे में मृतक के परिवार में शोक की लहर है, गम का माहौल है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो बेहद गमजदा है। खाजूवाला के 7 PHM गांव की एक घटना बताई जा रही है और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र मंडा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बहुत बड़ी बात है, 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत कैसे हो जाती है? वहां पर किसान क्या कर रहा था? लेकिन फिलहाल अभी तो जो उनके परिवार के लोग हैं उनमें गम का माहौल होगा, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ी दुख की घटना है कि किसान के खेत में कार्य करने के दौरान 11,000 केवी लाइन का करंट लगने से किसान की मौत हो गई। परिजनों की सूचना के बाद में खाजूवाला पुलिस की टीम है मौके पहुंची। जिस प्रकार से पुलिस से जानकारी मिली है कि खाजूवाला थाना क्षेत्र के 7 PHM गांव की ये घटना है, जहां पर 60 वर्षीय जो किसान है रामलाल मेघवाल, वो अपने खेत में सरसों की फसल को पानी लगा रहा था और बताया जा रहा है कि ये हाई टेंशन लाइन से कोई पाइप है वो टकरा गई, उसकी वजह से इसके करंट लग गया। सुबह से ये घर से लापता था, परिजन पूरे दिन इसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन शाम होने के साथ ही सरसों के खेत में इसकी डेड बॉडी मिली। उसके बाद में खाजूवाला पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कल सुबह ये इस शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि हाईटेंशन लाइन की
जो पाइप है वो संपर्क में आने के कारण इसके विद्युत करंट लगा और खेत में ही मिला। खाजूवाड़ा थाना क्षेत्र के 7 PHM की ये घटना है। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में विधायक कोष में कमीशनखोरी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि टोंक जिले में विधायक निधि से बने सामुदायिक भवनों में बड़ा गड़बड़ झाला देखने को मिला है। अकेले टोंक शहर में दर्जन भर से ज्यादा सामुदायिक भवन महज 2 सालों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। नगर परिषद इलाके में बने कई सामुदायिक भवन या तो डस्टबिन यार्ड में तब्दील हुए हैं या फिर नशेड़ियों जुआरियों का अड्डा बन चुके हैं। तो वहीं बचे कुचे सामुदायिक भवनों पर रसूखदारों ने कब्जा भी किया है। विधायक निधि से बने सामुदायिक केंद्रों की दुर्दशा जनता की गाढ़ी कमाई के साथ में खिलवाड़ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सामुदायिक भवनों में बड़ा गड़बड़ झाला, विधायक निधि चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। सामुदायिक भवन है या डस्टबिन यार्ड, सचिन पायलट के क्षेत्र में बर्बाद होता जा रहा जनता का पैसा। कैसे जनता के हक के पैसों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाता है, इसकी वानगी टॉक में देखने को मिल रही है। साल 2022-23 में कालीपलटन, हाउसिंग बोर्ड, बहीर, सुभाष बाजार समेत कई इलाकों में विधायक कोष से सामुदायिक भवनों का करीब 10-10 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये सामुदायिक भवन या तो जुआरियों का अड्डा बन गए हैं या रसूखेदारों ने इन पर कब्जा कर लिया है और जिला प्रशासन और नगर परिषद मूक दर्शन बना बैठा है। तत्कालीन विधायक ने तो क्षेत्र की जनता की डिमांड के हिसाब से सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए अपने कोष से राशि जारी की थी और नगर परिषद ने इन क्षेत्रों में भवनों के निर्माण का टेंडर भी पूरा कर दिया। लेकिन महज 2 सालों में इन सामुदायिक भवनों के हाल राम भरोसे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो ठेकेदारों ने इनका निर्माण कर मोटी चांदी कूट ली। वहीं अधिकारियों ने भी मिलीभगत कर अपनी जेबें पूरी तरह से भर ली। सामुदायिक भवनों के मुद्दे ने पकड़ी तूल। सच बेधड़क की टीम ने उठाया झूठ से पर्दा। स्थानीय लोगों की जुबान से सुनिए सामुदायिक भवन की दुर्दशा की कहानी। हम आज कालीपलटन इलाके में हैं, जहां पर जनप्रतिनिधियों ने तो अपना जो विधायक कोष है उसका सदुपयोग किया, लेकिन जो नगर परिषद या कार्मिक हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही की वजह से आज सामुदायिक भवनों की क्या हालत है ये आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं। आज हम कालीपलटन स्थित सामुदायिक भवन और शौचालय है वहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ की जो आप तस्वीरों में जो हालत देख रहे हैं वो एक चिंताजनक हालत है। जो सामुदायिक भवन सामाजिक आयोजनों के लिए, शादियों विवाह समारोह के लिए और मोहल्ले वासियों के लिए काम में आने वाले थे, आज वो एक कूड़ा जो घर है उस तरह से काम में आ रहे हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पे भी जो हूँ ये है बहीर के कालीपलटन में है, जहाँ पर 10 लाख की लागत से 2023 के अंदर ये काम चालू किया गया था और दिसंबर के अंदर 2023 में ये काम खत्म हुआ। लेकिन आज भी इसकी आप हालत देखिए, ये जुआरियों का अड्डा बन रहा है। यहाँ नशेड़ी आके नशा करते हैं और जिस तरह से जो गंदगी चारों तरफ देखने को मिल रही है उससे मोहल्ले वासी भी बहुत परेशान हैं और उनका जिस तरह देखिए यहाँ पे आपको अंदर भी दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार देखिए यहाँ किस तरह के हालात हैं। यहाँ नशेड़ी जुआरी जिस तरह का ये फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नशेड़ी और जुआरी यहाँ पे आके ताश खेलते हैं। किस तरह की सामुदायिक भवनों की हालत है इस टोंक जिले में। देखिए, मैं तो यहाँ के जो हालात देख के बड़ी मुझे हैरत है कि पूरा सामुदायिक विकास केंद्र एक डस्टबिन बना हुआ है और मात्र शायद 3 साल भी अभी नहीं हुए जिसमें इसकी ये हालत है। सामुदायिक विकास केंद्र का उपयोग जनता के लिए होता है, जनता के काम के लिए होता है कि न्यूनतम चार्ज पे या निःशुल्क उपयोग करें, तो मुझे लगता नहीं कभी उपयोग हुआ हो। ये 2-3 जगह मैंने देंगे टोंक में हालात, और जगह भी है 2 सामुदायिक विकास केंद्र, उनकी हालात भी हर किसी ने कब्जे कर रखे हैं और वो करें। ये नगर परिषद की बहुत बड़ी हानि है और जनता के लिए दोनों बातें समझा गया। जब सच बेधड़क की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की तो सामने आया कि सामुदायिक भवन तो मात्र डंपिंग यार्ड, नशेड़ियों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा बने हुए हैं।
जहां ना तो कभी पुलिस के अधिकारी जाकर कार्रवाई करते हैं, ना ही नगर परिषद के अधिकारी पहुंचकर इसकी सुध लेते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब शहर के बहिर इलाके में स्थित सामुदायिक भवन पर एक परिवार ने कब्जा कर अपना आवास ही बना लिया है। मामला यही नहीं खत्म होता, सामुदायिक भवनों के साथ बनाए गए सुलभ शौचालयों के हाल भी पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं। मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर ही में 5वां टर्न है मेरा पार्षद का। ये सामुदायिक भवन मैंने 2004-05 के अंदर बनवाया था और अभी एक हॉल ऊपर बनवाया है पिछले 2 साल पहले एमएलए फंड से। और एक मेरे ही वार्ड के अंदर, जो पहले यही वार्ड था महावर कॉलोनी के अंदर, वहाँ भी एक सामुदायिक भवन 2 बनाए थे। उसको एक महावर समाज के काम में आता है और एक मेरे काम में आता है। शहर में और भी सामुदायिक भवन बने हुए हैं, तालकटोरा है, पुरानी टोंक है, कई हैं, लेकिन सबकी हालत अच्छी नहीं है। वो इस लायक भी नहीं है कि उसके अंदर कोई आदमी प्रोग्राम कर ले। अभी इस वक्त मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 2 ही ऐसे हैं जिसके अंदर लोग अपने कार्यक्रम करते हैं या जनता के काम में आ रहे हैं। पिछले 8-9 महीने से तो किसी भी तरीके से मोहल्ले वालों के लिए तो काम में नहीं आता और बहुत ज़्यादा गंदगी भी खुद आप देख सकते हो। यहाँ पर घुमा आपको दिख रहा होगा कचरा, तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहा है, आम आदमी के लिए काम में नहीं आ रहा। और यहाँ पर काफ़ी टाइम से 8-9 महीने से भी इसकी कोई एक्टिविटी भी नहीं है, चालू ही नहीं है। नहीं, ये मेरे संज्ञान में आया था ये प्रकरण, क्योंकि कुछ सामुदायिक भवनों में हमने आश्रय स्थल भी चालू किए हैं, वो ठीक है। इसके अलावा भी एक्सीएन को निर्देशित किया है कि वो अपने इंजीनियर्स के साथ विजिट करके आज शाम तक वो रिपोर्ट देगा। जो भी आवश्यक स्टेप्स उसमें लिए जाने हैं उनको ऑपरेशनल फंक्शनल बनाने के लिए वो हम करेंगे। अगर किसी तरह की कोई कमी निकल गई तो उसको उसकी मरम्मत वगैरह अन्य जो भी आवश्यक स्टेप्स लिए जाने भी विल डू। कहीं जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर अतिक्रमण है और वहाँ पर अन्य व्यक्ति रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं परमानेंट, और वहाँ की कई दूसरे सामुदायिक भवन है जहाँ की जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और वहाँ पर और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो कई काम में नहीं आ रहे। उसके लिए आप क्या कदम के अतिक्रमण का कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। एक्सीएन और उनकी जिनकी बाकी टीम विजिट पे है। नगर परिषद की उदासीनता के पीछे क्या कारण? क्यों बर्बाद हुआ जनता का पैसा? सामुदायिक भवनों का मेंटेनेंस कब करेगा नगर परिषद? टोंक प्रभावी नेता सचिन पायलट का चुनावी क्षेत्र है। ऐसे में इन समुदाय भवनों को लेकर उदासीनता पूरे टोंक प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े करती है। बड़ा सवाल ये उठता है कि सबसे चर्चित राजनेता और टोंक विधायक सचिन पायलट की विधानसभा में भी विधायक निधि में निर्माण कार्यों पर बड़ी धांधली हुई या फिर कोई मिली भगत का खेल यहाँ पर चल रहा है। ऐसी हालत, ये काली पलटन की हालत है, ऐसी हालत पूरे टोंक जिले टोंक शहर में जहां पर अतिक्रमण की भरपार, यहां तक कि सबसे बड़ी अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात करें तो यहां पर जो कई जगह ऐसे सामुदायिक भवन है जहां पर व्यक्ति निवास कर रहे हैं। ये आप तस्वीरों में हमारे इसमें देखेंगे, और इनकी देखरेख के लिए नहीं है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की देखरेख नहीं हो रही है, पूरा कूड़ा करकट हो रहा है। तो एक उम्मीद है, सच बेधड़क टोंक जिले की एक जो आवाज उठा रहा है कि उम्मीद है इससे अधिकारी जागेंगे और इस पे काम होगा और इनका सदुपयोग होगा। टोंक से ब्रिजेश पेडवाल। और चलिए अब राजधानी यानी कि जयपुर की बात करते हैं। ओएमआर शीट घोटाले को लेकर वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत का ट्वीट इस बात का प्रमाण है कि वे अपने पापों को ढकने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ से सूचना मिलने और 61.5 लाख रुपए पकड़े जाने के बावजूद 4.5 साल तक न तो कोई जांच समिति बनाई गई, न गिरफ्तारी हुई और न ही कोई मुकदमा भी दर्ज किया है। चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि आखिर किसे संरक्षण दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जानकारी मिलते ही मामला एसओजी को सौंपा और जांच के आधार पर आरोपियों को पकड़ा भी है। जांच अभी जारी है और दोषियों को निश्चित रूप से सजा भी मिलेगी। ओएमआर शीट घोटाले के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी के ट्वीट से सिद्ध होता है कि वो अपने पापों को ढकने के लिए अब केवल वक्तव्य जारी करके उस दोष की पूर्ति करना चाहते हैं। पहले वो इस बात का जवाब दें कि जब किसी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने आपको सूचना दे दी 61.5 लाख पकड़ने के बाद,
उसके बाद भी 4.5 साल तक आपने इस पूरे मामले पर ना कोई जांच समिति की, ना किसी को गिरफ्तार किया और ना ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज करके आप किसको संरक्षण दे रहे थे और किस बात के लिए संरक्षण है। ये राजस्थान की सरकार है जो भजनलाल जी के नेतृत्व में, जिसने जैसे इसकी जानकारी में उसका तुरंत इस विषय को एसओजी को दिया। एसओजी ने अपनी जांच के आधार पर उन मुलजिमों को पकड़ने का काम किया है। जांच अभी जारी है, आप निश्चिंत रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 0 टॉलरेंस पर चढ़ती है और जो कानून आपने बनाया है वो दिखाने का कानून था। निश्चित रूप से सरकार जब भी इसके मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की बात आएगी, कोर्ट का फैसला होगा, उन्हीं धाराओं में इनके ऊपर सजा अख्तियार होगी। और चलिए बात उत्तराखंड के लक्सर की कर लेते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू और सामाजिक संस्था के द्वारा आयोजित रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं की भारी भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। हालात ये रहे कि एक समय मेला आयोजकों के लिए व्यवस्था संभालना मुश्किल हुआ। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा, जिसके बाद लाइन व्यवस्था बनाकर रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो पाए। रोजगार मेले में हाई स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों ने नौकरी पाने की उम्मीद में भाग लिया। मेले में पहुंचे युवाओं का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू का प्रयास सराहनीय है, लेकिन अब यह कंपनियों पर निर्भर करता है कि वे कितने अभ्यर्थियों को मौके दे पाती है। मैं समझता हूँ कि नगर पालिका चेयरमैन द्वारा लक्सर संजीव नीटू भाई का बहुत ही अच्छा प्रयास है, मैं इसकी सराहना करता हूँ और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। देश में और क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे हजारों से ज़्यादा बच्चे लाइन लगाए खड़े हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और कुछ लोगों का सिलेक्शन हो और वो जो आर पर जाए, मैं समझता हूँ बहुत ही सुखद एहसास होगा। पहल है हमारे लोकप्रिय विधायक मोहम्मद शहजाद जी और हमारे लोकप्रिय नेता चेयरमैन संजीव नीटू जी, इनके प्रयास से एक अच्छा कदम है और इस क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अलग अलग क्षेत्र में अपने प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और ये बहुत अच्छा कदम है। मेरा कहना यही है कि मैं रोजाना मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं और मुझे 1 वर्ष पूरा हो गया, समझ लो कल पूरा हो जाएगा। तो पिछले 1 साल में बहुत बेरोजगार बच्चे मेरे पास में आए हैं, जिसे देखकर मुझे लगा कि मैंने कहा भाई इनके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए और मैं इन कंपनियों से मिला, जाकर इनसे बातचीत की और इन सब कंपनियों का, स्वराज फाउंडेशन वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।